नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं अभिषेक गुप्ता एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आइए, यूपी टेट की क्लास लगातार आपके चैनल पर कराई जा रही है और जैसा कि अभी आपने हिंदी का प्रैक्टिस सेशन देखा था, अब उसी के जस्ट बाद अब बाल मनोविज्ञान का प्रैक्टिस सेशन आप देखेंगे। तो आइए जल्दी जल्दी प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग क्या कहलाता है? सीखने की विधियां, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार, सीखने में रुचि। आपको बताना है कि एक परिस्थिति में जो अर्जित ज्ञान होता है वो दूसरी परिस्थिति में उसका जो उपयोग होता है वो क्या कहलाता है। तो देखिए, एक परिस्थिति में सीखे गए ज्ञान का अगर हम दूसरे परिस्थिति में उपयोग कर रहे हैं तो सीखने का स्थानांतरण कहलाता है, सीखने का ट्रांसफार्मर कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है? स्मृति, सीखना, प्रेरणा, चिंतन। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, अनुभव द्वारा जो भी हम व्यवहार में परिवर्तन करते हैं वो सब सीखने पर निर्भर करता है, क्योंकि जब हम कोई चीज सीखते हैं तो सीखने के दौरान हमारा जो व्यवहार होता है उसमें पहले से कुछ ना कुछ परिवर्तन आते रहते हैं, तो वो सीखना कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपके सामने। सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाता है? स्तंभाकृत, आवृत बहुभुज, संचयी आवृत, रेखाचित्र। आपने पढ़ा होगा मैथ में, इस तरीके से आपने ग्राफ पढ़ा होगा और इस तरीके से आपने बनाया होगा। ऐसे याद कीजिए, आपने इस तरीके से कुछ चीजें पढ़ी होंगी। तो ये जो होता है वो एक स्तंभाकृत होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? राइट हो जाएगा। ठीक, यही होता है स्तंभाकृत, जो आपने बनाया है, आपने पढ़ा होगा इस बारे में मैथ के बाद, मैथ में इसको। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और देख क्वेश्चन को पढ़कर सीखने का प्रयास करते हैं, करने का प्रयास करते हैं। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। आप कमेंट करते हुए बताएंगे किसमें बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। देखिए, अगर पूछेगा बुद्धि का विकास तो भैया बुद्धि का विकास तो शैशवावस्था में 95% तक ही हो जाता है बालक में। लेकिन पूछ रहा बुद्धि का अधिकतम पूर्ण रूप से जो विकास होता है, तो बुद्धि का अधिकतम पूर्ण रूप से जो विकास होता है वो किशोरा अवस्था में होता है। किशोरा अवस्था की जो एज होती है वो 13 से 18 वर्ष की जो एज होती है उसमें क्या होता है, बालक की बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर, ध्यान पर। आप सब लोग जल्दी जल्दी कमेंट करके बताते चलेंगे। अब जैसे क्वेश्चन देखिए, जो भी क्वेश्चन आ रहा है आप ए बी सी डी जो भी आ रहा है आप कमेंट करते हुए बताते चलेंगे। देखिए, शिशु का जो अधिकांश व्यवहार होता है, यानी जब बालक होता है, बालक बच्चा जो होता है, छोटा सा बच्चा होता है, नवजात बच्चा होता है, वो ना तो बोल पाता है ना कुछ कर पाता है, वो केवल हंसता है, रोता है। तो हंसना रोना ये सारी जो चीजें होती है वो मूल प्रवृत्ति पर निर्भर करती हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अंतर्दृष्ट सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर, वनमानुष पर, बिल्ली पर, चूहे पर। आपको बताना कोहलर ने किस पर प्रयोग किया था। देखिए, कोहलर का सूझ का सिद्धांत था और मैंने आपको बताया था पिछले प्रैक्टिस सेशन में बताया था कि कोहलर ने वनमानुष पर प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है आपके सामने। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे। सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण करना, अच्छे अंक प्राप्त करना। आपको बताना है, जल्दी जल्दी बताइए आप। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होते हैं। सृजनशीलता, अध्ययन, विश्लेषण करना, अच्छे अंक प्राप्त करना। देखो, ये जरूरी नहीं है कि जो बालक पढ़ने में बहुत तेज है उसके पास क्रिएटिविटी की क्षमता भी बहुत तेज होगी। ये बहुत आवश्यक नहीं है। जरूरी नहीं है कि जो बालक पढ़ने में बहुत अच्छा होगा वो क्रिएटिविटी भी उसके अंदर बहुत तेज होगी या वो बहुत सारी चीजें सोच समझ सकता है, ऐसे आवश्यक नहीं है। तो सृजनशीलता का होना आवश्यक नहीं होता है कि उच्च बुद्धि लब्ध वाले बच्चों में सृजनशीलता भी होती है। होती है, ऐसे में बात नहीं करें नहीं होती, लेकिन ये आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक अवस्था क्या कहलाती है?
ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक अवस्था क्या कहलाती है? रुचि, नवीनता, अवधि, नवीनता, रुचि और आकार। आपको बताना इन चारों में से सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, जैसे आपको जिसमें रुचि होगी आप उस पर अपना फोकस ज्यादा करोगे, आप उस पर ज्यादा ध्यान दोगे, लेकिन जिसमें आपकी रुचि नहीं होगी आप उस पर ध्यान नहीं केंद्रित करेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा रुचि होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? प्रत्याहान विधि, तार्किक विधि, पहचान विधि, पुनः सीखना विधि। आपको ये बताना है स्मृति के मापन के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए, स्मृति के मापन के लिए प्रत्याहान विधि भी प्रयोग किया जाता है, पहचान विधि भी प्रयोग किया जाता है, पुनः सीखना विधि भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये जो तार्किक विधि है वो स्मृति के मापन के लिए प्रयोग नहीं किया जाता। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा वो इसके लिए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टीएटी का विकास किसके द्वारा दिया गया? साइमंड, होल्टमोन, मरे, बैलक। आपको बताना है टीएटी, एक सीएटी होता है और दूसरा टीएटी होता है, दो चीज होता है, एक सीएटी होता है दूसरा टीएटी होता है, और आपको बताना है टीएटी का ये जो विकास था वो किसने दिया था। तो टीएटी का विकास जो होता है मार्गर और मरे ने दिया था। तो इस क्वेश्चन में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो भी आंसर आया करे आप कमेंट बॉक्स में करते हुए चल देंगे, आप कमेंट भी करते रहिए, बाकी मैं आंसर बता ही रहा हूं आपको। चलो, मनोविज्ञान का शिक्षा क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि जो भी मनोविज्ञान में जो भी बातें कही गई है वो सब किस पर फोकस कही गई है? बाल केंद्रित शिक्षा पर कही गई है, यानी कि बालक को मेन सेंटर मानकर ही बताया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो बाल केंद्रित हो जाएगा, बाकी विषय केंद्रित, क्रिया केंद्रित, शिक्षक केंद्रित सबसे हमारा कोई मतलब ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तिकता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत तो भैया वृद्धि और विकास के लिए बहुत जरूरी होता है, आप जानते हैं निरंतरता का सिद्धांत। बाकी समन्वय का सिद्धांत और व्यक्तिकता का सिद्धांत ये भी बहुत आवश्यक है, व्यक्तिक भिन्नता भी बहुत आवश्यक होती है, लेकिन ये जो वर्गीकरण का सिद्धांत है वो वृद्धि और विकास से संबंधित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा वर्गीकरण का सिद्धांत। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित होते हैं? प्रभाव का नियम, सादृश्यता का नियम, तत्परता का नियम, साक्षर का नियम। हमेशा ध्यान रखिए कि जब तक बालक सीखने के लिए तैयार नहीं होगा तब तक आप उसे कुछ भी नहीं सिखा सकते हैं। जब बालक सीखने के लिए तैयार होगा तभी आप उसे कुछ सिखा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो सही आंसर हो जाएगा वो तत्परता का नियम क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी प्रस्तावना सोपान सीखने के लिए तत्परता होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, बालक को हमेशा तैयार होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या है? सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण, पृथक्करण। देखिए, संप्रत्यय निर्माण यानी कॉन्सेप्ट का निर्माण करना, और कॉन्सेप्ट का निर्माण तभी हो सकता है जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी चीज को अपने सामने देखते हैं, उसको अनुभव करते हैं, आंखों से देखते हैं, इंद्रियों से अनुभव करते हैं, तभी हम किसी चीज का कॉन्सेप्ट निर्माण कर पाते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर हो जाएगा वो प्रत्यक्षीकरण क्या हो जाएगा बताइए सर? राइट आंसर हो जाएगा। चलो, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था सर? टॉलमैन, बंडूरा, थॉर्नडाइक, कोहलर। बताइए सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है और आपको कमेंट करके बताना है इसके सामने इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय का जो प्रत्यय दिया था वो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा सर वो क्या हो जाएगा बताइए? राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं, जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन बता रहा हूं जिससे आपका टाइम ना वेस्ट हो। अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया था? प्रभाव का नियम बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं किसने प्रभाव का नियम दिया था। पावलोव, स्किनर, वाटसन, थॉर्नडाइक। तो थॉर्नडाइक ने 3 नियम दिया था, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थॉर्नडाइक क्या हो जाएंगे बताइए? राइट हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है? रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, उद्दीपक, वस्तु, प्रविध, प्रकाश, ध्वनि, गंध, पुरस्कार, दंड, प्रोत्साहन।
हमेशा ध्यान दिए रहिएगा, जब भी अवधान की बात आएगी तो उसके लिए हमेशा रुचि का होना आवश्यक है। जहां भी आप रुचि देख लीजिए उस क्वेश्चन को आग बंद करके राइट आंसर कर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें रुचि है और जब तक रुचि नहीं आएगा तब तक हम किसी भी चीज की तरफ ध्यान नहीं देंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है, क्या करा है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, केवल शैशवावस्था, केवल गर्भावस्था, केवल बाल्यावस्था, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। जहां भी केवल शब्द आए उसको तुरंत का तुरंत काट दीजिए, केवल से कोई मतलब नहीं है। और देखिए गर्भावस्था जो है, गर्भावस्था से किशोरावस्था, हाँ सही बात है, बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र होता है वो बालक के गर्भ से और किशोरा तक की विशेषताओं का अध्ययन करना होता है। तभी तो बताया गया है बालक की अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये सारी चीजें विशेषताएं बताई गई हैं बालक की। तो गर्भावस्था से लेकर कहां तक बताइए, किशोरावस्था। वह अवस्था जो कि माता की किस्वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है, क्या कहलाती है, डाउन सिंड्रोम, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, विल्सन सिंड्रोम। इसका राइट आंसर आपको पता नहीं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए जो माता की किस्वें गुणसूत्र के जोड़े से अलग नहीं हो पाता है उसको हम डाउन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, पश्चात पारंपरिक, इनमें से कोई नहीं। कोहलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया था। आपको यह बताना है कि किसमें नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है। तो जो पूर्व पारंपरिक जो अवस्था होती है उसमें जो नैतिकता होती है वो क्या होती है, वो बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है, जो लगभग चलता है 4 से 10 वर्ष तक। पूर्व पारंपरिक जो अवस्था होती है वो 4 से 10, फिर ये 10 से 13, फिर 13 से 17, 18 साल की अवस्था तक पश्चात पारंपरिक अवस्था होती है। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए, राइट आंसर हो जाए। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है। आप चारों ऑप्शन देखिए, चारों में से बताइए कौन सही क्रम है, यानी कैसे कैसे बालक का विकास होता है, कैसे कैसे बच्चे का विकास होता है, कैसे कैसे एक बच्चा गर्भ में उत्पन्न होता है। तो देखिए पहले अंडाणु आता है, अंडाणु के बाद शुक्राणु आता है, शुक्राणु के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है और ब्लास्टोसिस्ट के बाद युग्मनज बनता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा बताइए, सही हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया, क्रेसम, युंग, शेल्डन, स्प्रेंजर। तो ये बहुत ही फेमस है ये अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी जो व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण किया गया था वो युंग के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विध के सोपान है, निगमनविद, आगमनविद, अंतरदर्शनविद, बहिदर्शनविद। हमेशा ध्यान दिए रहिएगा जब भी उदाहरण शब्द आप देख लीजिएगा तो जो भी उदाहरण शब्द है वो सीधे सीधे आगमन विध पर ही आते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। आगमन में क्या होता है, आगमन में चला जाता है उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर ये चला जाता है किस विध में बताइए, आगमन विध में। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए, राइट हो जाएगा। अब उदाहरण से नियम जैसे क्या है, जैसे मान लीजिए आपको बताना है a+b का होल स्क्वायर, ये मैथ का फार्मूला आपको बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भैया 3+4 ले लीजिए और फिर 3+4 ले लीजिए और इसको जोड़िए और इससे फिर धीरे धीरे हम क्या चलेंगे, इस पर हम इसके बाद धीरे धीरे हम नियम बताना, फार्मूला बताना स्टार्ट करेंगे। तो आगमन विधि में उदाहरण का प्रयोग किया जाता है और निगमन विधि में हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, तो पहले सूत्र का प्रयोग किया जाता है, नियम का प्रयोग किया जाता है। इसमें नियम से उदाहरण की तरफ चलेंगे, नियम से किसकी तरफ चलेंगे, उदाहरण की तरफ, और इसमें उदाहरण से नियम की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। फ्रॉयड के अनुसार हमारे मूल्यों का अंतःकरण किसमें होता है, इदम में, अहम में, परम अहम में, परिस्थितियों में। फ्रॉयड के अनुसार मूल्यों का अंतःकरण, तो देखिए जो इदम होता है, इदम मतलब होता है राक्षसी प्रवृत्ति, कि सब कुछ मेरा है, सब कुछ मैं ही हूं और कोई नहीं। हमारे मूल्यों को जो अंतःकरण होता है वो परम अहम में होता है। ऑप्शन नंबर जो थर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एकदम सही आंसर हो जाएगा। सिगमंड फ्रॉयड, बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान था। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत इन्होंने दिया था इदम अहम और परम अहम के संदर्भ में लेकर।
किस व्यवहारवादी ने कहा मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूं बना सकता हूं? ये किस व्यवहारवादी ने बताया था? देखिए, जब भी व्यवहारवादी की बात आएगी तो हमेशा जाने रहिए, सबसे बढ़िया व्यवहारवादी में जो सिद्धांत दिया था वो वाटसन ने दिया था। और वाटसन ने यह बताया था कि आप मुझे कोई भी नवजात शिशु दे दो, आप मुझे नवजात बच्चा दे दो, छोटा सा बच्चा, 1-2 वर्ष का मुझे बच्चा दे दो, और लगभग 18 से 20 साल बाद आप उसे ले जाओ। आप जिस जिस हिसाब से मुझे कहकर दोगे, मैं उसे उस वातावरण में ढाल दूंगा। अगर आप कहोगे मुझे बच्चे को डॉक्टर बना दो, तो मैं उसे डॉक्टर बना दूंगा। आप अगर कहोगे उसे वकील बना दो, तो मैं उसे वकील बना दूंगा। और अगर आप कहोगे उसे चोर बना दो, तो मैं उसे चोर भी बना दूंगा। ये किसने कहा था? ये वाटसन ने बताया था। अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान आकर्षित होने में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका होती है? उद्दीपन की तीव्रता, उद्दीपन की उपादेयता, उद्दीपन की विश्वसनीयता, उद्दीपन की सक्रियता। ध्यान आकर्षित करने में किसकी प्रमुख भूमिका होती है? देखिए, आप ध्यान कैसे आकर्षित होता है, जैसे आप किसी दुकान पर जाते हो, किसी दुकान पर आपका ध्यान कैसे फोकस करता है, तो आपका जो ध्यान फोकस होता है वो उद्दीपन की तीव्रता पर होता है। यानी जैसे आप कोई दुकान देखिए, दुकान पे आपने किसी बोर्ड को देखा और बोर्ड देखकर आपने तुरंत पहचान लिया, तुरंत आपका जो फोकस है, आपका जो ध्यान है वो उस दुकान की तरफ चला गया, तो उद्दीपन की जो तीव्रता है वो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। किसमें छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? तो देखिए, जो प्रेरणा होती है, प्रेरणा के द्वारा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला होती है। प्रेरणा मतलब मोटिवेशन करना, मोटिवेट होना, इंस्पायर्ड करना। इंस्पायर्ड यानी जब बच्चा मोटिवेट हो जाता है तो उसमें रुचि उत्पन्न हो जाती है किसी भी चीज को लेकर। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है। फ्रायड के अनुसार, अब फ्रायड के अनुसार आप इस ऑप्शन को देखिए और ऑप्शन देखकर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताते हुए चलेंगे। फ्रायड ने बताया था कि विस्मरण वह प्रवृत्ति होती है जिसके द्वारा दुखद अनुभव को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। फ्रायड ने यह बताया, अगर हम कोई चीज भूलना चाहते हैं तो हम उस चीज को भूल जाएंगे, अगर हम कोई चीज विस्मृत करना चाहते हैं तो उस चीज को विस्मृत कर ले जाएंगे। तो ये फ्रायड ने बताया था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा, बताइए इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तक चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? SOR, देखिए SOR जो सिद्धांत था वो वाटसन के द्वारा दिया गया था। SOR जो थ्योरी था वो किसके द्वारा दिया गया था? बताइए। आप कहोगे सर SOR, सॉरी SOR जो दिया गया था वो वाटसन ने नहीं, वो गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने दिया था। SOR किसके द्वारा दिया गया था? तो आप कहोगे गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों ने दिया था। चल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आजकल आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। वह मापनी जिसमें अंतराल मापने के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी होता है क्या कहलाता है? वह मापनी जिसमें अंतराल मापने के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी होता है वो क्या कहलाता है? ये आज के लिए आपका होमवर्क है और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग हमको कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे और कल मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊंगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आप कमेंट करके बताएंगे आपको आज की क्लास कैसे लगी। तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए।